दोस्तों, आज की कहानी है एक तरफ भाई का प्यार, एक तरफ आशिक का प्यार। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। हर रिश्ते से बढ़कर अपने मुंह बोले भाई से बने अनमोल रिश्ते को बहाल करने हेतु कितने समय से प्रयासरत थी। फिर कैसे मिला वह अनमोल भाई और बहाल हुआ सदा के लिए यह अनमोल रिश्ता। फेसबुक पर फाइंड फ्रेंड में नाम डाल कर कई बार सर्च किया, लेकिन संजय का कोई पता ना चला। पता नहीं फेसबुक पर उसका अकाउंट है भी कि नहीं। यह सोचकर मैंने लॉन्ग आउट किया ही था कि स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप की मैसेज ट्यून सुनाई दी। फोन की स्क्रीन पर देखा तो जाना पहचाना चेहरा लगा। डबल क्लिक करो, फोटो को बड़ा किया तो चेहरा देखकर दंग रह गई। फिर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। बिल्कुल वैसा ही लगता है संजय जैसा पहले था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और 12वीं में पढ़ती थी। पिताजी रेलवे में टीटीआई के पद पर कार्यरत थे, इस कारण अक्सर बाहर ही रहते। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण हमने डिसाइड किया कि घर का एक कमरा किराए पर दे दिया जाए। बहुत सोच विचार कर पापा ने 2 स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन करने के बाद आईएएस की तैयारी करने केरल से दिल्ली आए हुए थे को कमरा किराए पर दे दिया। जब वे हमारे यहाँ रहने आए तो आपसी परिचय के बाद उन्होंने मुझे कहा, पढ़ाई के सिलसिले में कभी ज़रूरत हो तो कहिएगा। उनमें से एक, जिसका नाम संजय था, अक्सर मुझसे बातचीत करने को उत्सुक रहता। कभी 10वीं की एनसीईआरटी की किताब मांगता तो कभी मेरे कोर्स की। मुझे उसका इस तरह किताबें मांगना बात करने का बहाना लगता। एक दिन जब वह किताब मांगने आया तो मैंने उसे बुरी तरह डांट दिया। क्या करोगे 10वीं की किताब का, मुझे सब पता है। यह सब बहाने हैं लड़कियों से बात करने के। मुझसे मेल जोल बढ़ाने की कोशिश न करो। आगे से मत आना किताबें मांगने। उसने अपने पक्ष में बहुत दलीलें दी, लेकिन मैंने नकारते हुए सब खारिज कर दी। उस दिन मुझे स्कूल से ही अपनी फ्रेंड के घर जाना था। मैं मम्मी को बता भी गई थी, लेकिन जब घर आई तो जैसे सभी मुझे शक की निगाह से देखने लगे। बस्ता रखा ही था कि मम्मी पूछने लगी, आज तुम रमेश के साथ क्या कर रही थी? रमेश, मैं समझ गई कि यह आग संजय की लगाई हुई है। मैंने जैसे तैसे मम्मी को समझाया, लेकिन संजय ने बदला लेने उसी के रूम में चली गई। तुम होते कौन हो मेरे मामले में टांग अड़ाने वाले? मैं चाहे किसी के साथ जाऊं, घूमूं फिरूं, तुम्हें क्या? तुम किराएदार हो, किराया दो और चुपचाप रहो। आइंदा मेरे बारे में माँ से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, समझे? मैं संजय को कहकर बाहर निकल गई। दरअसल रमेश मेरी कक्षा में पढ़ता था। अच्छी पर्सनालिटी होने के कारण सभी लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती थी। मेरे दिल में भी उसके लिए प्यार था और मैं उसे चाहती थी। सो फ्रेंड के घर जाते समय उसी ने मुझे ड्रॉप किया था, लेकिन संजय ने मुझे उसके साथ जाते हुए देख लिया था। थोड़ी देर बाद घूमकर आई तो संजय मम्मी के पास बैठा दिखा। मुझे उसे देखते ही गुस्सा आ गया, लेकिन मेरे हाथे ही वह उठकर चला गया। बाद में मम्मी ने मुझे समझाया, संजय ने मुझे उस लड़के के बारे में बताया है। वह लड़कियों से फ्लर्ट करता है। उसका तुम्हारे स्कूल की 11वीं में पढ़ने वाली रंजना से भी संबंध है। तुम उससे ज़्यादा दोस्ती ना ही बढ़ाओ तो ठीक है। ठीक है माँ, मैंने उन्हें कह दिया, लेकिन संजय पर बिफर पड़ी। अब तुम मेरी जासूसी भी करने लगे। मैं किससे मिलती हूँ, कहाँ जाती हूँ, इससे तुम्हें क्या? इस पर वह चुप ही रहा। शाम को मुझे मैथ का एक सवाल समझ नहीं आ रहा था तो मैंने संजय से ही पूछा। उसने भी बिना हिचक मुझे समझा दिया, लेकिन जो ही वह सुबह की बात छेड़ने लगा, मैंने फिर डांट दिया, मेरी जासूसी करने की ज़रूरत नहीं। रमेश को मैं जानती हूँ, वह अच्छा लड़का है और बड़ी बात है कि मैं उसे चाहती हूँ।
तुम अपने काम से काम रखो। कुछ दिन बाद मैं स्कूल पहुंची तो हैरान रह गई। स्कूल में पुलिस आई हुई थी। पता चला कि रमेश और रंजना घर से भाग गए हैं। अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने पूछताछ वाले लोगों से मेरा नाम भी लिख लिया। वह मुझे थाने आने को कहा। पापा दौरे पर गए हुए थे, सो मम्मी ने और कोई सहारा न देख संजय से बात की। फिर ना चाहते हुए भी मैं संजय के साथ थाने गई। वहाँ इंस्पेक्टर ने जो कुछ पूछा बता दिया। संजय ने इंस्पेक्टर से मेरी तारीफ की। रमेश से सिर्फ क्लास फेलो होने का नाता बताया और ऐसे बात की जैसे मेरा बड़ा भाई मुझे बचा रहा हो। उसकी बातचीत से एक्सपीरियंस होकर इंस्पेक्टर ने उस केस से मेरा नाम भी हटा दिया। घर आए तो संजय ने मुझे समझाया, ऐसे लड़कों से दूर ही रहो तो अच्छा है। वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, तब बनाना ऐसे रिश्ते, तब तुम्हें इनकी समझ भी होगी। साथ ही उसने मुझे दलील भी दी, मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ, तुम्हारे भले के लिए ही कहूँगा। दरअसल गुस्सा तो मुझे खुद पर था कि मैं रमेश को समझ ना पाई और मुझे प्यार में धोखा हुआ, लेकिन खींच संजय पर निकल गई। मेरी इस बात का संजय पर गहरा असर हुआ। राखी का त्योहार नजदीक था, सो शाम को आते समय संजय राखी लेकर आया और मम्मी के सामने मुझसे रमेश के बारे में बताने व समझाने के लिए क्षमा मांगता हुआ राखी बांधकर भाई बनाने की पेशकश कर खुद को सही साबित करने लगा। मैं कहाँ मनाने वाली थी, मैं पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। उसने राखी वहीं टेबल पर रख दी। पापा अगले दिन जम्मू से लौटने वाले थे। मैं और मम्मी घर में अकेली थी। रात के लगभग 12 बजे थे कि अचानक मुझे आवाज़ मारती हुई मम्मी उठ बैठी थी। मैं भी हड़बड़ा कर उठी और देखा कि मम्मी की नाक से खून बह रहा था। मैं कुछ समझ ना पाई, बस जल्दी से दरवाजा से रुई निकालकर नाक में ठूस दी और खून बंद करने की कोशिश करने लगी। इधर उधर देखा, कुछ समझ ना आया कि क्या करूं, लेकिन अचानक संजय के कमरे की बत्ती जलती देखी। कल उनका एग्जाम होने के कारण वे दोनों काफ़ी देर तक पढ़े रहे थे। तभी मम्मी बेसुध होकर गिर पड़ी। मैंने उन्हें गिरते देखा तो मेरी चीख निकल गई। मम्मी, मेरी चीख सुनते ही संजय के कमरे का दरवाज़ा खुला। सारी स्थिति भांपते हुए संजय बोला, आप घबराइए नहीं, हम देखते हैं। फिर अपने दोस्त कार्तिक से बोला कि ऑटो लेकर आए, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। ऑटो लाकर उन दोनों ने मिलकर मम्मी को उठाया और मुझे चिंता न करने की हिदायत देकर मम्मी को ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ले गए। वहां उन्हें डॉक्टर ने बताया कि हाइपरटेंशन के कारण इनके नाक से खून बह रहा है। आप सही वक्त पर ले आए, ज़्यादा देर होने पर कुछ भी हो सकता था। फिर उन्हें 2 इंजेक्शन दिए गए और अधिक खून बहने के कारण खून चढ़वाने को कहा गया। संजय ने ब्लड बैंक जाकर रक्तदान किया, तब जाकर मम्मी के लिए उनके ग्रुप का खून मिला। कार्तिक ने ब्लैक बॉन्ड से खून लाकर मम्मी को चढ़वाया। सुबह करीब 6 बजे वे दोनों मम्मी को वापस लेकर आए तो मेरी भी जान में जान आई। अब मम्मी ठीक लग रही थी। संजय ने बताया कि घबराने की बात नहीं है, आप आराम से सो जाएं। हम हफ्ते की दवाएं भी ले आए हैं। आज हमारा पेपर है, लेकिन रात भर जगे हैं, अतः हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं। मम्मी को सलामत पाकर मैं बहुत खुश थी। मेरे इतना भला बुरा कहने के बावजूद संजय ने मुझ पर जो उपकार किया, उसने मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया था। मैं इन्हें विचारों में खोई बिस्तर पर लेटी थी कि कब सुबह के 8 बज गए, पता ही ना चला। मैंने देखा संजय के कमरे का दरवाज़ा खुला था और वे दोनों घोड़े बेचकर सोए थे। अचानक मुझे याद आया कि आज तो इनका पेपर है, अतः मैं तेजी से उनके कमरे में गई और उन्हें उठाकर कहा, पेपर देने नहीं जाना है क्या? हड़बड़ा कर उठते हुए संजय ने घड़ी देखी तो उनकी नींद खपूर हो गई।
दोनों फटाफट तैयार होकर बिना खाए पिए ही पेपर देने चल दिए। मैंने पीछे से आवाज़ देकर उन्हें रोका, भैया रुको। भैया शब्द सुनकर संजय अजीब नज़रों से मुझे देखने लगा, लेकिन मैंने बिना समय गंवाए उसकी कलाई पर वही राखी बांध दी जो वह सुबह लाया था। फिर मैंने कहा, जल्दी जाओ, कहीं पेपर में देर ना हो जाए। शाम को जब पापा आए और उन्हें सारी बात पता चली तो उन्होंने जाकर उन्हें धन्यवाद दिया। मैंने भी पूछा, पेपर कैसा हुआ? तो संजय ने हंसकर कहा, अच्छा कैसे नहीं होता, बहन की शुभकामनाएं। जो साथ ही अब मैं और संजय अनमोल रिश्ते में बंध गए थे, जहां बिगर दुराव छुपाव के एक दूसरे के लिए कुछ करने की तमन्ना थी। मेरा अपना तो कोई भाई नहीं था, सो मैं संजय को ही भाई मानती। स्कूल से आती तो सीधा उसके पास जाती और भी झिझक उसके कठिन विषयों के बारे में पूछती। कुछ ही दिन में संजय के तरीके से पढ़ने पर मुझे भी विषय भी आसान लगने लगे, जो अब तक कठिन लगते थे। घर का कोई सामान लाना हो या अपनी ज़रूरत का, मैं संजय को ही कहती। कभी किसी काम से बाहर जाती तो संजय को साथ ले आती। वह जैसे मेरा सुरक्षा कवच भी बन गया था। कभी कभी लोग बातें मानते तो संजय उनको भी बड़े तरीके से हैंडल करता। एक बार एक अंकल ने कुछ कह दिया तो संजय बेझिझक उनके पास गया और बताया, यह मेरी मुंह बोली बहन है, गलत ना समझें। अगर आपकी लड़की अपने भाई के साथ जाती दिखे और लोग गलत समझे तो आप क्या करेंगे? उनकी बोलती बंद हो गई, लेकिन फायदा हमें हुआ। अब गली के लोग हमें सही नज़रों से देखने लगे। कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन था। मैं काफ़ी समय से पापा से मोबाइल लेने की जिद कर रही थी, लेकिन हाथ तंग होने के कारण वे नहीं खरीद पा रहे थे। मेरे केक काटते ही संजय ने मुझे केक खिलाया और मेरे हाथ में मेरा मनपसंद तोहफा यानी मोबाइल रख दिया, तो मैं इसे पाकर फूली नहीं समाई। उस समय नए नए मोबाइल चले थे।